Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। जी, तो आज हम सब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड यूनिट, मतलब सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक मैंने ग्रुप में भेजा था, उसमें सिलेबस में पता है क्या? सेकेंड यूनिट में पता है क्या है? तो माइक अपना म्यूट कर लीजिए शोभा, माइक म्यूट करके। हाँ, सेकेंड यूनिट जो है, समीर आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है क्या आपको? बताइए समीर। समीर हैंड रेज किए हैं आपने? समीर कुछ पूछना है क्या? नहीं सर कुछ नहीं पूछना। हाँ, तो हैंड रेज किए हैं ना आप, इसलिए बोल रहा हूँ। वो सॉरी, वो गलती से हो गया। ठीक है, तो मैं पहला यूनिट जो है, जिसमें प्रियम्बल था, फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल डीपीएसपी थी और फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में क्या है बताओ? मैं भी ग्रुप में भेजा Sir, union and state executive and their interrelationship. हाँ, तो इसमें आपको पता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं यूनियन, फिर स्टेट, और फिर इन दोनों में रिलेशन। यानी इसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। यूनियन किस में है बताओ? बताओ यूनियन किस पार्ट में है? बोलो। Sir, part 5 में हाँ, पार्ट 5 में है। और स्टेट किस में है? स्टेट किस में है? बोलो। सर इससे नेक्स्ट वाला भाग है स्टेट का 6 में। 6 में। और दोनों में रिलेशन किस में है, किस पार्ट में? दोनों का रिलेशन किस में है, किस पार्ट में है बताओ? सर याद नहीं है वो तो एग्जैक्टली मेरे को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है, वो पार्ट 11 है। सर यस 11, सर। ठीक है। आप तो आपको पता हो गया कि किस पार्ट में क्या पढ़ना है। और जो पार्ट 5 है, इसमें से जो है, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, जो मैंने स्पेशल रिलेशन बताया था, वो जो है, जो उसमें क्या रिलेशन है, वो जो मैं पार्ट 11 बताया था, वो आपका तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो है, संघ एवं राज्य विधायकी और विधायी शक्तियों का वितरण, वो वाला है। और दोनों दोनों में रिलेशन बताया था, वो वाला अलग है। दोनों में रिलेशन कहाँ पे है बताओ? दोनों में रिलेशन कहाँ पे है? संघ और राज्य में रिलेशन कहाँ पे है? सबसे पहले आपको संघ याद रखना है। यूनियन, यूनियन कहाँ पे है, कैसे है? बताओ, बोलो, यूनियन कहाँ से शुरू हुआ है? Part 5, Article 52 to 150. हाँ, तो मैं रिलेशन बताया था ना, रिलेशन में भी जो जो दोनों में रिलेशन है, वो भी पार्ट 11 में भी है, लेकिन इसका सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, और सेकेंड चैप्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको पता होना चाहिए, पार्ट 5 में कितने टोटल चैप्टर हैं। आपको एक आज टिप्स बताएंगे दोनों याद करने का। पार्ट 5 में कितने चैप्टर हैं? बताओ कितने चैप्टर हैं?
सर 5। हाँ, पार्ट 5 में 5 चैप्टर है, ठीक है। और क्या बोलता है, पार्ट 6 में कितने हैं बताओ। देखो एकदम ईजी है। पार्ट 5 में कितने चैप्टर है? 5। और पार्ट 6 में कितने चैप्टर है? सर 6। 6 चैप्टर है, ठीक है, तो याद रहेगा। अब आते हैं, अगर पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रेसिडेंट की प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ, आपसे पूछा आर्टिकल जाएगा। 52। हाँ, 52 में ही है, ठीक है, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है 52 में। उसको से अगला आता है कि जो एजुकेटिव पावर होगी ऑफ यूनियन किसमें होगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जो एजुकेटिव पावर ऑफ यूनियन होगा वो किसमें मतलब वेस्टेड होगा? किसमें वेस्टेड होगा? राष्ट्रपति में सर। राष्ट्रपति में। कौन सा इसका आर्टिकल कहता है? सब आर्टिकल। आर्टिकल 53 सर। 53 का कौन सा का सब क्लास कहता है? सर 1। 1 कहता है। 1 कहता है, ये कहता है कि उसमें क्या होगी? वेस्टेड होगी, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड। कैसे करेगा? बाय हिम, अपने द्वारा करेगा, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है वो तो खुद करेगा या अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे उनके द्वारा करेगा। तो एक बताइए, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसके बारे में प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है? आप लोग बेरक आपके हाथ में होना चाहिए। बेरक है आपके हाथ में? नहीं बेरक हो तो बेरक में ग्रुप में भेजा भी था, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हिंदी वाला भेजा था, इंग्लिश वाला आप लोग गूगल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्या बोलता है कि कहाँ पे दिया हुआ है इसके जो है सोवरेनिटी के बारे में, किस आर्टिकल में प्रोविजन है कि राष्ट्रपति को जो प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए? सर बताओ, अभी पूछता है। सर 74, आर्टिकल 74, 75। 73 में नहीं कुछ है? 73 में नहीं कुछ है? 73 में कुछ है? 73 देखो। सर 73 में तो उसमें ये बता दिया जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका एक्सटेंट बताया है। हाँ, तो जहाँ पे एक्सटेंड होगा, जहाँ तक विस्तार होगा वहीं तक तो ये प्रेसिडेंट काम करेगा। तो इसको हम 73, 74 सब पढ़ते हैं, ठीक है। 73 भी पढ़ते हैं, 74 भी पढ़ते हैं, 75 भी पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आप जानते हो कि जो प्रेसिडेंट जो होता है, जो तीनों सेनाओं तीन सेना है ना अपने यहाँ, डिफेंस 3 है ना, डिफेंस फोर्सेज, उसका कमांडेंट होता है, मतलब उसमें सुप्रीम होता है। किस आर्टिकल में प्रोविजन है? अभी पूछा हुआ है, किस आर्टिकल में है बताओ? जो है आर्टिकल 53 की सर सब बताओ, सही बता रही हो, बताओ। 53 के सब क्लास आर्टिकल 52 में सर। 52 में है वो। 53 का सब क्लास 53 के सर क्लोज 2 में है ना सर, सब क्लोज। हाँ, 53 का सब क्लास 2 में है। वो कह रहा है कि सुप्रीम कमांडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। यहीं से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो तीनों सेनाओं का सुप्रीम होता है। अब अगला आइए, इनका निर्वाचन पूछता है, सीधे पूछता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54। हाँ, 54 में जो है, इससे क्वेश्चन यही पूछता है कि 54 में जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इसके में प्रेसिडेंट में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कौन कौन इसमें वोट दे सकते हैं। तो अंकिता बताएगी इसमें कौन कौन से वोट दे सकते हैं, फिर तो मैं बताऊंगा ही। अंकिता बताओ जी, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से वोट कर सकते हैं? तो क्या समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन।
प्रेसिडेंट का जो Schedule- इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट हाँ। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें वोटिंग पावर किसके किसके पास है? कौन कौन उसमें वोट कर सकता है? The Chief Justice of India अच्छा, और and उनके एब्सेंस में सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, ये कहाँ पढ़े हैं आप? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। अंजलि, अंकिता ने जो बताया सही बताया? सर ये ओथ के बारे में तो सही बता रही हैं, लेकिन सर इलेक्शन के बारे में 54 में दिया है, जिसमें सर संसद अंजलि, के मेरा मेरा क्वेश्चन था, ये मैं इलेक्शन पूछा था ना, वोट तो मतलब नहीं जी पूछा जी था ना, वोट तो मैंने पूछा जी नहीं सर। था। माई क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें कौन वोट दे सकता है? मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन पूछा हुआ है, जी सर। बहुत बार वन डे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, कौन कौन से वोट दे सकते हैं, वोटिंग राइट। ये जी अंकिता सर, ने जो इसमें बताया, सर बताओ। इसमें सर संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, वेरी एमपी गुड, एमएलए, वेरी और गुड राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जी। और सर जो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पौंडीचेरी के और अब जो है, जो अब तो विधानसभा होंगे उनके निर्वाचित सदस्य। अब तो इसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, क्योंकि वहां भी विधानसभा होंगे, हो गए हैं, हाँ जी सर। तब उसमें ये भी आ जाएगा। यानी कि देखो, एमपी मतलब कि संसद के सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वही जो इलेक्टेड होंगे। यानी अब जो है लोकसभा में सभी इलेक्टेड हैं, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर ऐसे हैं, 12 मेंबर ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट उसको उनको नॉमिनेटेड करता है, ठीक है। तो वो जो है नहीं, वोटिंग राइट उनके पास नहीं है इलेक्शन में, तो वो वोट नहीं दे सकते प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको चुनाव करता है, इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं रखा गया है, ठीक। और जो विधानसभा है राज्य की, वो और केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ जहाँ विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं, वो जो है विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य नहीं, विधानसभा सभी राज्यों में होता है, अब विधान परिषद जो कुछ राज्यों में होता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। अंजलि बताओ, किन किन राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद को जो एमएलसी बोले जाते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एमएलए जो होते हैं वही वोट करेंगे। आपने बताया ना एमपी और एमएलए, एमपी जो होते हैं राज्यसभा के भी होते हैं, लोकसभा के होते हैं, दोनों वोट कर सकते हैं, लेकिन वो एमपी राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किन किन राज्यों में विधान परिषद है? सर यूपी, हाँ। एमपी, और सर शायद 5 या 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें है। आपको याद है कि नहीं याद है? सर अभी तो मेरे को याद नहीं है सर सभी। अंकिता, आपको याद है? सर यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सर एक और स्टेट है बट हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उसे। अच्छा, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब याद रहेगा? आपने गलत बता रही थी आप। यस सर एक बार ना इलेक्शन के में ओथ हम समझ नहीं पाए, इलेक्शन में ओथ। ओथ, शपथ, ओथ जो होता है वो शपथ होता है। शपथ मीन्स प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है उसके बारे में जो है सिस्टम दिया गया है। वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको शपथ दिलाते हैं, लेकिन इलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता है। वो ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं कि मैं अंकिता भारत के राष्ट्रपति की शपथ लेती हूँ। ये जो है वो Yes, sir. आपको सीजीआई करेंगे जब प्रेसिडेंट बनोगी तो। लेकिन इलेक्शन कौन करेगा? Okay, आपको अगर प्रेसिडेंट को इलेक्शन जीतना है तो आपको कौन वोट करेगा? बताओ, कौन वोट करेगा? बोलो। सब राज्यसभा के मेंबर्स और और लोकसभा के मेंबर्स, सभी मेंबर की केवल इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स। सॉरी हाँ तो सही बोल सर, रहे इलेक्टेड हैं मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर, हाँ। मेंबर राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर्स। जी। अब लोकसभा में केवल इलेक्टेड ही होते हैं, लोकसभा में जो नॉमिनेटेड 2 सीट का कंसेप्ट का उसको खत्म कर दिया गया है,
ठीक। ओके और कौन ओके वोट सर। करेंगे आपको? संसद पार्लियामेंट के मेंबर्स। पार्लियामेंट तो वही होते हैं जी, पार्लियामेंट में तो दोनों आते हैं। हाँ वही। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, तो पार्लियामेंट में ही आता है। और यस कौन वोट सर। करेगा? और कौन वोट करेगा बताइए? और विधान परिषद, क्या? विधान परिषद के मेंबर्स, विधान परिषद के कि विधानसभा के? विधानसभा के। हाँ, क्लियर याद रखिए, विधानसभा सभा के मेंबर, ना कि विधान परिषद के यस मेंबर। सर। ठीक है। ओके हाँ, ओके सर। उसमें तो जो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे विधानसभा है, राज्यों में, सभी राज्यों में है। और यूटी में जो है, यूनियन टेरिटरी में 3 विधान जो यूटी हैं वहाँ पे विधान सभा है। कौन कौन से 3 यूटी हैं जहाँ विधानसभा है? अंकिता बताओ, कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से ऐसे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा है? अभी एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर और और लद्दाख। लद्दाख में विधानसभा है? सर रिकॉर्ड याद नहीं है हमें। अंजलि आप बताओ, इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, आप बताओ। 54 पढ़ रहे हैं, 54 में कौन वोट कर सकता है? आप बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। सर क्वेश्चन क्या है सर प्लीज? क्वेश्चन ये है कि जो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा का प्रोविजन है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। सर दिल्ली, वेरी गुड, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड। 3 ऐसे ही होती हैं अंकिता जहाँ पे विधानसभा है, याद रहेगा? यस सर। अब बता दो तीनों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी। हाँ, मैनर पूछेगा तो मैनर जहाँ कहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का? 55 में दिया गया है। मैनर क्या होगा? इनफॉर्मेलिटी होगी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन डिफरेंट स्टेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो मतलब ऊपर है ना, ये सभी को एक एमपी का कितना वोट का वैल्यू होगी, एमएलए का कितना वोट की वैल्यू होगी, वो एक फार्मूला है कि कितने मत होंगे। उसमें ए बी सी आप पढ़ोगे तो फार्मूला इसका निकल आएगा। तीसरा आप पढ़ोगे, इसका सब क्लास 3 पढ़ोगे। सब क्लास 3 यही कहता है कि proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at the such election shall be secret ballot। इनका इलेक्शन कैसे होगा? सेक्रेट बॉलेट के अकॉर्डिंग होगा। इससे यही पूछता है। ठीक। और आपको पता होगा कि नई संसद जो बन चुकी है, इसमें 2026 तक वही रहेगा। और जो अब अगला इलेक्शन होगा 2029 में, उसमें अभी जो 106वां संविधान संशोधन में है, उसके अकॉर्डिंग जो सीट बनेगी, और 2026 की जनगणना भी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो सीट बनेगी उसके अनुसार उसमें वोट होगा। अभी 2026 तक इतनी ही सीट रहेंगी और इतने ही सदस्य रहेंगे जितना भी हैं। ठीक। अब आता है मैनर। मैनर पूछेगा, मैनर कहाँ पे दिया हुआ है? 55 में। अगला पूछेगा उसका ड्यूरेशन, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। एक बताओ, शोभा, प्रेसिडेंट जो है कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, शोभा कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? बताओ, बोलो जी। राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? अंजलि, शोभा नहीं बोल रही, लग रहा आवाज नहीं जा रहा है। सर 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। इसमें सीधे लिखा हुआ है कि कब से, इसमें पूछा जाता है कि कब से 5 ईयर? सर जब से वो अपना मतलब जो पद है उसको ग्रांट करेंगे, होल्ड करेंगे, तब से। वेरी गुड, इतना ये ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट जो किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन देना लोकसभा होगा, अध्यक्ष को। सोनल क्या बोले हो? एक बार नहीं बोलो। सर, सोनल ने गलत वाइस बोला है। प्रेसिडेंट को देंगे। सोनल आपने क्या बताया था? लोकसभा अध्यक्ष को। प्रेसिडेंट जो लोकसभा अध्यक्ष को रिजाइन दे गए।
नहीं नहीं, उपराष्ट्रपति उसकी सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ, तो जो रिजाइन होता है वो प्रेसिडेंट हमेशा किसको देता है? वही उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को। भूलेगा आप? नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वो भूल नहीं, वो कभी कभी माइंड में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन बनता है इससे, क्या प्रेसिडेंट जो है, जो रिजाइन जो है, ओरली दे सकता है कि रिटर्न कंपलसरी है? बताओ। तो रिटर्न कंपल्सरी है। रिटर्न कंपलसरी, रिटर्न भी और सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है। जी सर, एक बार और पूछ लीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा एक क्वेश्चन था सोनल, कि प्रेसिडेंट जो है अपना रिजाइन देगा, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू अपने प्रेसिडेंट हैं, जो ऑनरेबल जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो आज बोले, आज आके बोले हैं मीडिया में कि मैं रिजाइन दे रही हूँ, मैं रिजाइन दे रही हूँ, जैसे केजरीवाल साहब बोले थे कि मैं 2 दिन में रिजाइन दे दूंगा। तो रिजाइन जो है देने का प्रोविजन है प्रेसिडेंट का, क्या ओरली भी दिया जा सकता है कि रिटर्न कंपलसरी है? सोनल, माई क्वेश्चन नहीं, है। रिटर्न हस्ताक्षरित तो रिटर्न होना चाहिए, वेरी गुड। ये कहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ और है नहीं दे सकता। हाँ, कहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन ये? 56 ए का एक क्लॉज है, उसमें है। हाँ, ए का ए में है। ठीक है। और जो आप बोली हो कि जो ये रिजाइन देंगे, उनकी सूचना जो है किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, स्पीकर को दी जाएगी, किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। ये प्रोविजन कहाँ पे है जो आप बोली हो? 56 के दूसरे क्लॉज में है, हाँ, सेकंड क्लॉज में। दूसरे क्लॉज में है। ये भी पूछता है कि किस क्लॉज के अनुसार जो है ये जो है लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिया जाना अनिवार्य है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या जो है एक बार जो प्रेसिडेंट होता है वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? जी, री इलेक्टेड किस सेक्शन में दिया, किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 57 में। 57 में। और आप आज बताओ, 57 में तो री इलेक्शन का प्रोविजन दे दिया है, लेकिन आज बताओ कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जो री इलेक्टेड हुआ हो इंडिया में? री इलेक्टेड कोई प्रेसिडेंट हुआ शायद है? नहीं, आपका ज्ञान अधूरा है फिर। याद नहीं आ रहा। एक ही प्रेसिडेंट हुए हैं जो री इलेक्टेड हुए, लगातार हुए थे। जैसे मोदी जी लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? बताओ, मोदी जी कितनी ये बार बन तीसरी चुके हैं? बार है, तीसरी बार है। वो भी लगातार बने थे प्रेसिडेंट। कौन बना रहा? फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो लगातार जो है प्रेसिडेंट रहे। ठीक है। तो आपको वही एक ऐसे इंसान है, प्रेसिडेंट हैं, जो मतलब लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं और उसके बाद से कोई नहीं हुआ। एक बार बस ना, दोबारा उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि सभी को खुश करना है ना, जितने पार्टी के नेता हैं सभी को खुश करना है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे जितने भी नेता हैं सभी को हम खुश करें, एक बार प्रेसिडेंट बना दीजिए, उनको भी मौका दें। एक ही बार व्यक्ति को बार बार क्यों प्रेसिडेंट बनाए? इसलिए दोबारा तब से कोई नहीं बना। लेकिन दोबारा बनने का प्रोविजन है, कहाँ पे है? 57 में है। ठीक। अब बताइए, इसकी जो है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट कहाँ पर दिया हुआ है? क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए बताओ? क्या क्या आर्टिकल 58 में दिया है सर। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जल्दी जल्दी बना रहे हैं आप। सर पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वेरी गुड। सेकंड ये है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हाँ और थर्ड ये बोलता है कि वो जो लोकसभा है उसके लिए योग्यता रखता हो निर्वाचित होने की। लोकसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो। जी, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए जो योग्यता रखता है। और ये तो पहले में है, मतलब 51 का 1 में 3 कंडीशन। आप 50 का 2 का एक और सर 50। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। हाँ, ये कहाँ पे दिया है? सर सेकंड क्लॉज में है। हाँ, सेकंड क्लास में है। और जो है अन्य शर्तें कहाँ दी गई? कंडीशन ए ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, वो तो क्वालिफिकेशन दे दिया है, और कंडीशन भी दी गई है कि जो भी हो वो तो या तो पार्लियामेंट का या राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर ये नेक्स्ट आर्टिकल 59 में है। हाँ,
और 56 में आपका शपथ है, इससे इतना ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। और सबसे ज्यादा पूछता है इम्पीचमेंट का, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कहाँ पे हुआ है, दिया है 61। 61 में दिया है। क्या इसका प्रोसीजर है, बता सकती हो आप? आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं, इनके खिलाफ अगर इम्पीचमेंट लाना हो तो कैसे लाया जा सकता है, बताओ कैसे लाया जा सर सकता इसका ग्राउंड तो यही है कि अगर इन्होंने जो वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया हो, है? एक ही ग्राउंड है, उसके बाद। सुनिए कितने जी ग्राउंड है? सर, 1 ही है। वन ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द जी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओनली वन ग्राउंड, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदी में बोले तो संविधान का अतिक्रमण। एक ही ग्राउंड पर जो है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी के कोई संविधान का अतिक्रमण किए हैं नहीं, जिनको हटाया ही नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कर रहा है तो क्या इसकी प्रोसीजर अपनाया जाएगा? और एक क्वेश्चन और है, ये भी पूछता है क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जिन पे इम्पीचमेंट लाया गया, मतलब चलाया गया हो और उसे पारित भी कर दिया गया हो, मतलब चला के किसी को हटाया गया है प्रेसिडेंट पर से भारत में? नहीं सर, हटाया तो नहीं गया था, लेकिन ये लाया तो गया था सर। किसके खिलाफ लाया जाता गया था? सर अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ज्यादा पुराने नहीं है। अच्छा, मुझे भी नाम भूल रहा है इस समय, क्योंकि एक ही लोग के खिलाफ लाया गया था, नाम मेरे भी सर रंजन गोगोई तो नहीं है। अरे एक बात बताओ, आप जो है क्या बोलता है, और हाँ प्रेसिडेंट के खिलाफ कहाँ लाया गया था? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ लाया नहीं गया था? नहीं लाया गया सर। हाँ हाँ, वो जज के लिए था। सॉरी सर। हाँ प्रेसिडेंट के लिए नहीं लाया गया, हमको भी कंफ्यूज कर दिए हो, जी जी। प्रेसिडेंट के लिए नहीं लाया गया है। सॉरी सर, माइंड में वही चल रहा था। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं, हम भी ध्यान लगाने लगे, हम कहे यार ऐसा। देखो हमने हमने कितने प्रेसिडेंट को देखा है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम से जो है, मेरा जब से होश हुआ तब से मैं एपीजे अब्दुल कलाम को देखा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद से कौन प्रेसिडेंट बने थे, बताओ? प्रेसिडेंट भी तैयार हो जाएगा आपको। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद से कौन अपने देश के प्रेसिडेंट बने थे? बताओ। सर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी? आप प्रणब मुखर्जी के पहले कौन थे? सॉरी सर, इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन है। एक बात बताओ, प्रणब मुखर्जी जो है प्रतिभा पाटिल जी के पहले बने थे कि बाद में बने थे? पहले देश की महिला प्रेसिडेंट का नाम बताओ। सही, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कब बनी थी? किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था? बीजेपी का सरकार ने बनाया था कि कांग्रेस सरकार ने बनाया था? कांग्रेस सर। कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस की शासन कब तक रही है इंडिया में? अभी लास्ट शासन जो है भारत सरकार में कांग्रेस की कब तक रही है? यूपीए बोला जाता था ना उस समय, कब तक रही यूपीए की? भाजपा सरकार का नाम एनडीए है, गठबंधन का नाम। यूपीए की सरकार कब तक रही, जो अब इंडिया का गठबंधन बन चुका है, इसकी सरकार कब तक रही? सर 2014 से आई है बीजेपी। हाँ तो 2014 तक रही। तो आपको बताना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद से श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी प्रेसिडेंट, उसके बाद से प्रणब मुखर्जी बने थे, ठीक है? प्रणब मुखर्जी भी कांग्रेस के लीडर थे, याद है ना आपको? याद है कि नहीं? प्रेसिडेंट बन रहे हैं, याद है? जी सर। हाँ, जी सर। प्रणब मुखर्जी के बाद से कौन बना है? बताओ। बताओ जी, प्रेसिडेंट का नाम नहीं याद है आप लोगों को? वहां पे पूछता है बिहार जुडिशरी का, जब मेंस दोगे ना सीधे प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा। 5 प्रेसिडेंट के नाम लिख दीजिए मेंस में, या 5 राज्यों की राजधानी लिखिए, राज्य लिखिए, उसकी राजधानी लिखिए, राज्यपाल लिखिए, बताओ। अच्छा तो अभी प्रेसिडेंट कौन है, बताओ?
बोलो जी, अभी प्रेसिडेंट कौन है? बताओ, अभी प्रेसिडेंट कौन है? सर रामनाथ कोविंद जी बने थे शायद इनसे पहले, जो अभी हैं। अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी कुछ लगती हैं? उनके आगे कुछ लगा, कुछ लगता है? माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो कभी भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो सब ऑनरेबल पोस्ट होते हैं। उनके आगे जो है हिंदी में बोलिए तो माननीय, माननीय, अगर अगर पुरुष हैं तो माननीय, महिला हैं तो माननीय, और श्री या श्रीमती, अगर पुरुष हैं तो श्री और फीमेल है तो श्रीमती, ये सब लगा के ही बोलना है आपको। ठीक, तो ये सब बात की बात है, आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन कैसे था। तो वो जो है इसके बारे में महाभियोग हो रही थी, किसी भी प्रेसिडेंट पे महाभियोग नहीं लगाया गया है, ना हटाया गया है। अगर लगाया जाएगा तो कैसे क्या होगा, आरोप कैसे लगाया जाएगा, 14 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी। और देखो, आरोप जो है किसी भी मतलब सदन द्वारा लगाया जा सकेगा। देखो, अगर वाइस प्रेसिडेंट को लाना है तो उसका जो है प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाएगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो बताओ, राज्यसभा में कि लोकसभा में? पहले वाइस प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग के लिए बताओ। राज्यसभा में लाया जाएगा सर। राज्यसभा में। लेकिन यही अगर प्रेसिडेंट के लिए लाना है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, लेकिन 14 दिन पहले उसको सूचित देना होगा। और उसमें कुल कितने सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा? 1/4, जितने भी जिस भी मतलब लोकसभा में लाया गया हो तो उसका 1/4 सदस्य, या राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। और अगर मान ले प्रस्ताव लाया गया तो इसका प्रस्ताव पूछता है, प्रस्ताव को कितने बहुमत से पारित, कितने मेजोरिटी से पारित होना अनिवार्य है? बताओ अंकिता, अगर मान लो प्रेसिडेंट के हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए 2/3 याद रखना है, इतना ही पूछता है यहाँ से। और अगर ऐसा लगाया जा रहा है उसको जो है इन्वेस्टिगेशन, आरोप को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या सच में जो है, आप जानते हो ना नेचुरल जस्टिस एक रूल है, यहाँ भी इनको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा कि जो आरोप लगाया गया है क्या वास्तव में जो है सच है कि गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और उनको अपना बचाव करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक, और लास्ट क्लास इसका कहता है कि अगर 2/3 से अगर पारित किया जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा, हटना होगा अपने पद से। फिर अगर 62 क्या कहता है कि अगर इनका पद जो है किसी तरह से अगर वैकेंसी हो जाए, वैकेंट हो जाए, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक इसको कौन इसको ऑफिस को ग्रहण करेगा, होल्ड करेगा? बताओ कौन करेगा? अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उनके जगह पे कौन जो है वो करेगा, होल्ड करेगा इस पोस्ट को, जब तक कि न्यू इलेक्शन नहीं हो जाता है? बताओ, बोलो जी, अंजलि, अंकिता, सोनल, बोलो। उपराष्ट्रपति करेंगे। हाँ, इसके बारे में जो है कहाँ प्रोविजन है? 62 में है, 65 में, 62 में है। सर 65 में है ना? हाँ सुनिए, सर 65 में 65 में है कि वो करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और 62 में क्या है कि जो रिक्ति होगी उसकी मतलब भरने के लिए क्या हो, निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई कि रिक्ति जो है भरने के लिए जो है, जो अगर उनकी वैकेंसी हो रही है तो उनको क्या बोलता है, कार्यकाल पूरा होने के पहले ही जो है उसको फिल कर दिया जाएगा। यहाँ ये प्रोविजन जो है 62 में है। ये रह रहा है ऐसे जो है 52 से लेके 62 तक किसका प्रोविजन है? प्रेसिडेंट का प्रोविजन है। 63 से जो है वाइस प्रेसिडेंट की प्रोविजन शुरू होता है। जो 63 सिर्फ एक ही कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि 52 में था देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह 63 में देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना ही कहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविजन कहाँ पे है तो आप क्या बताओगे? सोनल, अंजलि, क्या बताओगे आप? 63। हाँ, 64 क्या कहता है? 64 कहता है कि आप जानती हो कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो जो राज्यसभा होता है उसका चेयरमैन होता है।
इसे बोला जाता है एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी यूपी में हुआ था नहीं जुडिशरी का, उसमें आया क्वेश्चन जीके के पेपर में। ये लोग आपको अच्छे से पढ़ना है। यूपी जुडिशरी के जीके में भी आ सकता है, बिहार के भी आ सकता है जीके में पेपर में, कहीं भी आ सकता है। तो आपको जीके में भी आएगा, संविधान में भी आएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। इस पर पूछा था तो ये 64 में का आता है। और इसके बारे में भी प्रोविजन है कि ये भी कोई लाभ का पद पर धारण नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति भी। इसमें उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री जगदीप धनखड़ सर। हाँ, तो ये भी याद होना श्री चाहिए। जगदीश धनखड़ हाँ सर। हाँ। और 65 में वही है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वो होता है, वैकेंट होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इसको वो करेंगे। किसी भी बीमारी से होता है, किसी और कारण से नहीं करते, निर्वहन कर पा रहे हैं, तब भी वो वाइस प्रेसिडेंट ही इसका वो करेगा। और 66 में है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हम तेजी चल रहे हैं तभी खत्म हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा है, महीनों लग जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन पूछता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन क्या बोलता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? बताओ। इसमें से संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलेंगे। इसमें निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। वेरी गुड। और क्या इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य वोट कर सकते हैं? बताओ। जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो सदस्य हैं राज्य विधानसभा के, वो वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट में? विधानसभा के? हाँ। जी। कहाँ पढ़ी हो? कहाँ पढ़ी हो? यही तो क्वेश्चन है मेरा, कहाँ पढ़ी हो? वो केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हमें तो यही, हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? बेयरक में लिखा हुआ आप भी पढ़ सकती हो। क्यों बैठे हुए हैं? जहाँ बच्चे गलती करते हैं और आप लोग की रिवीजन हो जाए, इसलिए बैठे हुए हैं ना हम, बच्चे गलती ना करें। और आपको एक पूछने वाला प्लेटफॉर्म भी है कि हाँ हम पूछते भी हैं, इसलिए आप तैयार भी रखेंगे। तो इसमें कौन वोट करता है? जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ना, वही वोट करते हैं, ना कि राज्य विधानमंडल के सदस्य मेंबर। अंकिता, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। हाँ, अंजलि क्लियर हो गया ना? बताओ, अब तो नहीं बोलोगे जी ना सर। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो भी विधानमंडल के, वो भी किसका? विधानमंडल के, यानी एमएलए केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। अब आते जी हैं जी सर। अब आते हैं इसका जो है क्वालिफिकेशन। जैसे कि प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन कहाँ पे दिया था? बताओ, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन कहाँ पे दिया था? सर 58 में। 58 में दिया था। वेरी गुड। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन कहाँ पे दिया है? सर 66 66 के सब क्लास 3 में दिया है। बस सब समान है, वो भारत के नागरिक होना चाहिए, यहाँ भी 35 वर्ष की एज कंप्लीट कर लिया हो। वहां पे देखो, वहां पे क्या था, लोकसभा का सदस्य होने के लिए आहार हो, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन हो उसको अचीव करना चाहिए। और यहाँ पे किसका मेंबर होने के लिए वो हो, किसका बताओ? राज्यसभा का। राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर होने के लिए आ रहे हो, और प्रेसिडेंट लोकसभा का। ठीक है। और ये भी जो है कोई लाभ का पधारण नहीं करता हो। और बताओ, 67 में इसका वो दिया है, ड्यूरेशन दिया है, ऑफिस का टर्म दिया है, कितने साल तक रहेगा? ये भी 5 साल तक ही रहेगा। ठीक। उसको ऐसा 68 में कह रहा है कि अगर 68 के सब क्लास 1 में कह रहा है कि ये भी क्या होगा, ये भी जब इनका ऑफिस का पूरा होगा टर्म, उसके पहले ये इलेक्शन करा लिया जाएगा। 68 के 1 में कह रहा है। और 62 में कह रहा है, 68 के सब क्लास 2 में कह रहा है कि इसमें जो है एक क्वेश्चन और आता है आपको। जैसे आप देखते हो कि अगर प्रेसिडेंट को डेथ हो जाता है, या बीमारी होती है, या किसी कारण होता है, तो उसकी जगह पे कौन काम करता है? बताओ, राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? बोलो जी।
अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या कोई वाइस प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो जाता है या बीमारी हो जाती है, तो क्या उनके पद को जो ऑफिस खाली होता है, क्या उसको कौन धारण करता है? ये मन में कभी सवाल आया है? बताओ। उसके लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है सर। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, बस एक ही चीज है कि जो जो क्या बोलता है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो राज्यसभा के ही किसी सदस्य को जो है वाइस प्रेसिडेंट के जगह पे, जब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट आ नहीं जाते हैं सभापति, मतलब सभापति करने, चेयरमैन बनने, मतलब नया इलेक्ट होके, तब तक के लिए कोई राज्यसभा के मेंबर उसके सभापति की करता है और चेयरमैन रहता है। जैसे आप लोग देखा होगा, डिबेट देखते होंगे आप लोग राज्यसभा का, देखना चाहिए। तो किसी दिन जो है जगदीश धनखड़ जी, जो इस समय वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल श्री जगदीश धनखड़ जी, तो इनके जगह पे जो है कोई भी जो सीनियर मेंबर होते हैं, वो उस दिन जो है उसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। देखें आप लोग, लिखा रहता है पीठासीन, ये उनका नाम लिखा रहता है, देखें आप लोग, यही होता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का पद खाली ही रहता है, केवल जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा के किसी सदस्य को तब तक के लिए चेयरमैन बना दिया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को क्यों भरने के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करे। एज ए चेयरमैन तो काम करने के लिए प्रोविजन है कि किसी भी उसके मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाता है उस दिन के लिए, कि कार्रवाई जो है वो बाधिक ना हो। जैसे कि कोई भी अगर प्रोसीडिंग होती है तो उसका कोई चेयरमैन होता है ना, इसी तरह यहाँ भी है कि उसका वो चेयरमैन होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई काम नहीं करेगा यदि उनका पद खाली हो जाता है, तो जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं। तो क्लियर हुआ? कोई आपसे पूछेगा तो यही बताओगे ना कि सर कोई नहीं काम करता है। तो अच्छा, राज्यसभा की तब चेयरमैन कौन करता है, सदस्य सभापति कौन बनता है, तो बताओगे उसी के मेंबर, जो सीनियर मेंबर होते हैं वही उनकी सदस्य अध्यक्षता करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आता है 69 में उसका जो है ओथ। आपको याद होगा प्रेसिडेंट का ओथ कहाँ पे है? प्रेसिडेंट का ओथ कहाँ पे है? बोलो सर 69। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का सर 69। हाँ। अब जो है अगला सवाल आता है 71 से। जो सवाल पूछते हैं वही मैं बता रहा हूँ, सब नहीं पढ़ाऊंगा। जो सवाल पूछता है पूछा जा सकता है, ये आपको आना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट होने के नाते वही पढ़ा रहा हूँ। पूछता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को से निर्वाचन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट सर। वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको पता होगा कि जो एक पीए संगमत है वो भी डेथ कर गए हैं, आप प्रणब मुखर्जी होते हैं। तो प्रणब मुखर्जी जब चुनाव लड़ रहे थे इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से, तो भाजपा की तरफ से पीए संगमा लड़े थे। तो इन्होंने इस इलेक्शन को चुनौती दिया किस में? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, कि प्रणब मुखर्जी जी जो हैं अपने प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट थे, रह चुके हैं, अब नहीं है दुनिया में है, वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। इसको उन्होंने चैलेंज किया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट में ही केस किए थे। पीए संगमा वर्सेस प्रणब मुखर्जी का केस पढ़ लीजिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाए कि प्रणब मुखर्जी साहब जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो गए थे, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्ड करते हैं। तो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन का अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो सुनवाई का पावर किसके पास दिया गया है? किसको दिया गया है बताओ? सुप्रीम कोर्ट को। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, किस आर्टिकल में प्रोविजन है? आर्टिकल 71 71 में है। और ये भी कह रहा है कि संसद जो है इसके निर्वाचन से संबंधित कोई भी विषय का विनिमय कौन करेगा उसके लिए विधि बना सकेगी। इसके सब क्लास 3 में है। लेकिन जब तक कोई भी, हाँ, और एक चीज और है, अगर मान लीजिए निर्वाचन घर में कोई सदस्य संख्या मान लो कम है, मान लो कहीं एमपी एमएलए डेथ कर गए, वो पार्ट खाली है, वो नहीं होल्ड कर पाए, तब भी उनका इलेक्शन वैध होगा। अगर मान लीजिए अभी 543 मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के 245 मान लीजिए, इसमें से मान लीजिए कि दो पद चुनाव की वजह से या किसी अन्य कारण से या मतलब डेथ की वजह से खाली हो जाए, तो अगर कम मेंबर ही वोट किए हैं, प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, वो भी उनकी जो इलेक्शन होगा वो वैध होगा। इस कारण से नहीं कि कोई मतलब वोटर का
पर खाली था, इसलिए वो अवैध नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा, लीगल ही होगा। ठीक है, ये सब क्लास 4 का आता है। कोई प्रसंग नहीं किया जाएगा कि निर्वाचन सदस्यों में से कोई मतलब ऐसा सदस्य विद्यमान नहीं था, ऐसा नहीं होगा। अब बताओ, ये 71 तक अपना हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 72 से। व्हाट इज प्रोविजन ऑफ 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्लीज टेल मी सोनल। सोनल, हाँ सर, एक बार और पूछिए, आवाज क्लियर नहीं आई है। व्हाट इज प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति की क्षमा दान की सकती है। क्षमादान की सकती है। उसमें जो है क्षमा कि सिर्फ क्षमादान है कि और कुछ है? उसमें देखो कितनी चीजें हैं। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। अमेंड्स में भी आप लिखोगे ना, पूरा शब्द लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चे क्षमादान लिख के चले आते हैं, पॉर्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिख के चले आते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू द ग्रांट पॉर्डन, पॉर्डन लिख के चले आते हैं, क्षमादान लिख के चले आते हैं। क्षमादान के साथ साथ और क्या शक्तियां हैं बताया गया कोई? इसमें देखो क्या क्या यूज किया गया है। यही तो बच्चे गलती करते हैं, हमने भी किया है, आप लोग भी करते होंगे। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें बताओ? क्षमा प्रविलंब है, विराम परिहार, निलंबन, लघुकरण। हाँ, क्षमा मतलब होता है पूरी तरह से माफ कर दो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम माफ कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ कर रही, तुमको छोड़ दी, दोबारा किसी गलती मत करना, पूरी तरह से छोड़ दिए। क्षमा मतलब क्या होता है बोलो? क्षमा मतलब क्या होता है? किसी को पूरी तरह से माफ कर देना। पूरी तरह से माफ कर देना। दंडादेश का निलंबन क्या होता है बताओ? बताओ। जैसे आप एक सीआरबीसी में प्रोविजन हुआ करता था, अभी भी बीएनएसएस में भी है, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है और उसको जो है फांसी की सज़ा हो गई है, तो जब तक कि उसको डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए उसको सज़ा का दंडादेश का निलंबन हो जाता है। क्योंकि भाई बच्चे ने तो कोई गलती किया नहीं है। मान लो उसको अगर मान लीजिए फांसी की सज़ा हो रही है तो उसके साथ उसके बच्चा भी चला जाएगा ना। तो उसमें एक सीआरपीसी में एक प्रोविजन हुआ करता था, अब बीएनएसएस में भी है, वो हाईकोर्ट जो उसको निलंबन कर देता था। अगर कोई मान लीजिए कैदी प्रेग्नेंट हो गई है तो, महिला कैदी, इस तरह यहाँ पे निलंबन है। राष्ट्रपति उसको निलंबन कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। निलंबन मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट अधिकारियों को कोई भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, या सबसे पहले उनको क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया जाता है। निलंबन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंड। यानी कि उसको कुछ समय के लिए, कि इतने समय तक के लिए इनको मतलब सजा मतलब नहीं होगा, मतलब निलंबित रहेंगे, निलंबित रहेगा, सजा इन्फोर्स नहीं होगा। निलंबित क्या होता है? जो सजा दिया गया है उसको निलंबन करना है, यानी कि इतने समय तक, जब तक निलंबन हम किए हैं तब तक इसको इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। फिर एक शब्द आता है रेमिट, और होता है कम्यूट सेंटेंस। तो परिहार क्या होता है? हाँ, परिहार क्या होता है और लघुकरण क्या होता है? ये शब्द आपने सुना है? बताओ सुनो, परिहार क्या होता है, लघुकरण क्या होता है? इंग्लिश में बोला जाता है हाँ सर, वो हर बार कंफ्यूजन हो जाती है। क्या? हर बार कंफ्यूजन हो जाती है निलंबन परिहार में। निलंबन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन हमको होना है परिहार में और लघुकरण में। जी परिहार सर, में मैं कोशिश करूं। हाँ बताओ। सर, परिहार तो एक तरीके से जो दंड दिया है उसकी मतलब प्रकृति में अगर उस परिवर्तन किए बिना उसका जो अवधि है, टाइम है, उसको कम कर देना होता है। अच्छा, और सर, लघुकरण का मतलब जो उसका स्वरूप है दंड का, उसको बदलकर कम कर देना। जैसे सर मृत्यु दंड दिया हुआ है तो उसको मतलब कारावास में परिवर्तित कर देना, कठोर कारावास में या साधारण में। हाँ, ये क्या हो गया? सर, ये लघुकरण हो गया। वेरी गुड। ये लघुकरण का आपने एग्जाम्पल सही दिया। ये लघुकरण यही होता है। लघुकरण में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी को अगर मृत्युदंड मिला है उसको जो है आजीवन करवा, चलो भाई अपनी जिंदगी जी लो, आपने अपराध किया है तो जेल ही में रहोगे, चलो बाहर तो नहीं निकलोगे, लेकिन जेल ही में जिंदगी जी लो। कम से कम मनुष्य का जन्म लिए हो तो जी लो, कम से कम पश्चाताप तो रहेगा तुम्हें कि हमने अपराध किया था। और परिहार में क्या होता है?
सर परिहार में यह है उसकी प्रकृति में चेंज नहीं होता है, बल्कि उसकी अवधि को कम कर देते हैं। जैसे मान लो किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर देना। अच्छा, इस पे मैं एक लेख भेजूंगा, फिर उसमें अच्छे से आप एक्सप्लेन होगा, फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि मतलब सोचो क्या कर सकता है। एक देखो, माफ कर सकता है, निलंबन कर सकता है, ठीक, माफ कर सकता है, निलंबन कर सकता है, और क्या कर सकता है, लघुकर परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। प्रेसिडेंट कितने क्या चीज कर सकता है? 4 चीजें। एक बात बताओ, हमने पढ़ा है गवर्नर को भी मतलब पॉर्डन की शक्तियां, माफ करने की शक्तियां कहाँ पे दिया हुआ है? राज्यपाल को माफ करने की शक्तियां मतलब क्षमादान की शक्तियां कहाँ पे दिया गया है? दोनों को साथ में पढ़ना है। कहाँ पे दिया? सर 161 161, वेरी गुड। 161 में और 72 में क्या डिफरेंस है? 2 डिफरेंस बताओ, 2 डिफरेंस है। हाँ, सर उसमें तो पूर्ण समाधान नहीं कर सकता राज्यपाल। देखो कोई भी अगर आपसे अंडर पूछे तो पहला बोलोगे कि प्रेसिडेंट जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। प्रेसिडेंट जो क्या कर जी सकता सर। है? मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं उनको मृत्युदंड की क्षमा करने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। पहला अंतर। दूसरा जो अंतर होता है, जो सेना न्यायालय होते हैं ना, मार्शल कोर्ट, सेना न्यायालय, मार्शल कोर्ट के नाम सुने हैं ना? मार्शल कोर्ट, मार्शल कोर्ट को क्षमा करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी का वो है, आर्मी का जवान है, उसने कोई ऑफेंस किया है, सेना न्यायालय ने उसको सजा दे दिया, मान लो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल की सजा दे दिया है, वो प्रेसिडेंट ही माफ करेगा। 1 साल की भी सजा है, अगर सेना न्यायालय ने दिया है तो उसको माफ कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगर आर्मी मतलब जो मार्शल कोर्ट है उन्होंने सजा दिया है तो, और इस ऐसी सजा को राज्यपाल नहीं माफ कर सकता। यही 2 मुख्य अंतर है। दोनों के मुख्य अंतर समझ में आ गया आपको? और इनके जो क्षमादान की शक्तियां हैं, एक बार और रिपीट कर दो। इस जैसे कि जो डेथ सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस का नाम सुनी हो ना? डेथ सेंटेंस को जो पॉर्डन करने की शक्तियां है केवल प्रेसिडेंट के पास है। जो गवर्नर हैं उनके पास डेथ सेंटेंस को पॉर्डन मतलब क्षमादान करने की शक्ति नहीं है। और दूसरा जो मार्शल कोर्ट होता है, मार्शल कोर्ट अगर 1 दिन की भी सजा दिया है किसी भी मतलब सैनिक को, सेना को, तो वो केवल प्रेसिडेंट ही माफ करेंगे, वो गवर्नर के पास माफ करने की पावर नहीं है। दोनों में यही अंतर होता है। यानी नहीं तो मृत्युदंड को छोड़ के जितनी भी सजा दिया है, आजीवन कारावास, 10 साल, 5 साल, सबको माफ करने की पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगर देखो प्रेसिडेंट के पास पता है क्षमादान के लिए याचिका कौन लगाता है? बताओ कौन लगाता है? प्रेसिडेंट के पास क्षमादान के लिए याचिका कौन लगाता है? बोलो बोलो जी। प्रेसिडेंट के पास क्षमादान लगाने के लिए एप्लीकेशन, याचिका वही लगाता है जिसको डेथ सेंटेंस मिला हो, मृत्युदंड मिला हो। अगर मृत्युदंड न मिला हो, आजीवन कारावास मिला हो, तो कहाँ पे जाएगा वो? प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि गवर्नर के पास जाएगा? बताओ, बोलो बोलो जी। गवर्नर के पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। तो यही दोनों में मेन अंतर है। हमने जो है यहाँ तक पढ़ा दिया, 52 से लेकर 72 तक। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल से हम जो 73 से पढ़ेंगे, 73 से ज़्यादा जितना हो सके उतना हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी जल्दी सिलेबस चलेगा और आपको पूरा रिवीजन करना है, पूरा याद होना चाहिए। आज की क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं। तो कोई डाउट है आज की क्लास में? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू आज की सर। क्लास में कोई डाउट है? देखो मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछा जा सकता है, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा अनुभव एग्जाम देने का, बहुत ज़्यादा अनुभव है एग्जाम देने का। यूजीसी नेट में मैंने 5 बार यस दिया सर। है, जुडिशरी भी, कोई भी एग्जाम हुआ, आप लोग से ज़्यादा अनुभव, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब इसके साथ केस लॉ जब पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। केस लॉ भी मैं ग्रुप में भेजता ही रहता हूँ, और जो भी मैं ग्रुप में मैटर भेजता हूँ, भेजा हूँ, वो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? खोल के देखेंगे नहीं डाउनलोड करके? मैंने लॉ के लिए पूरा भेजा सिलेबस, और पेपर 1 के लिए मैंने भेजा, दोनों भेजा है। देखें आप लोग कि केवल वैसे मतलब देखने के लिए भेजें कि पढ़े भी आप लोग?
पढ़ रहे हैं सर। जो वाईसीटी वाला बुक दिया वो दिया है आपने पीडीएफ, वो बहुत अच्छा है लोग के लिए। मैंने जो भी उसमें भेजा है सब कुछ अच्छा है, कोई केवल वही नहीं अच्छा है, जो भी पढ़ोगे आप वो सब अच्छे हैं। ठीक है। जी सर, अभी तो उसे ही पढ़ रहे हैं हम। जहाँ कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मैं इसीलिए बैठा हूँ ना आप लोग के लिए 1 घंटे, कि आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, हमसे पूछेंगे, हम यहाँ पे समाधान करेंगे। ठीक है। ऐसे रेगुलर क्लास बनाए रखिए। केवल अंजलि ऐसी है, अंजलि और विमल जो डेली रेगुलर क्लास करते हैं, और अंकिता भी अब रेगुलर कर रही है, सोनल भी कर रही है रेगुलर, मोनिका भी कर रही है। और लोग तो 2 दिन करेंगे, नहीं करेंगे रेगुलर, पता नहीं क्यों नहीं क्लास कर रहे हैं लोग। रेगुलर करेंगे क्लास, आप ही को फायदा है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो जो है उतना एक्टिव से नहीं आप देख पाते हैं जितना आप लाइव देखते हैं। लाइव में 1 घंटा बैठ के आप सुन लेते हैं, उठते भी नहीं हैं, लेकिन रिकॉर्डेड देखने में क्या होता है कि किसी को कॉल आ गया, किसी का कुछ भी आ गया, और इसमें क्या है, किसी कॉल आया चाहे कुछ भी हो, सर क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं, मैसेज आप लोग कर देते हो कॉल काट के, और उसमें आप बात कर लेते हो, यही अंदर होता है। इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है लाइव में, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है इस तरह से क्लास उसमें। और इसमें जो भी समझ में नहीं आता है डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, और रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता है। इतना अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए अंजलि, सोनल, अंकिता, विमल? जी सर। यस सर, सही कह रहे हैं। हाँ, यही अंतर है। एक फायदा और रहता है सर, अगर हम लाइव करते हैं, मान लो अगर आप क्वेश्चन हमसे पुट अप करते हैं और हम उसका आंसर नहीं बता पाते, तो फिर आप बताते हैं, हम उसको भूलते नहीं है कभी। जी, और आप भी बताती हो तो नहीं भूलती हो, कुछ गलतियां होती हैं तो मैं बताता हूँ। हाँ जी, वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, माइनर माइनर सी मिस्टेक होती है वो हमें इग्नोर करते हैं खुद से। तो वही माइनर मिस्टेक ही तो हमें असफलता दिलाती है। मैंने बताया ना, मैं माइनर मिस्टेक से ही बिहार एपीओ में बाहर हुआ था, मैं बताया था ना। प्रेमचंद को मैंने प्रेमचंद्र लिख दिया था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय होता है, मैंने शरत चंद्र लिख दिया था, जहाँ 2 नंबर से मैं बाहर हुआ एपीओ फाइनल में, 2 नंबर में रैंक कट गया था, माइनर मिस्टेक था ना। सर यहाँ कुछ सर चंद बताइए। सर, बिहार और यूपी के जीके जीएस के लिए कोई बुक सजेस्ट करेंगे? हाँ, बुक भी सजेस्ट कर देंगे, और जीके जीएस भी मैं 15 दिन बाद में आधा घंटा जीके जीएस भी का भी क्लास इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि हम लोग का फोकस ये यस तो। सर, हिस्ट्री वगैरह की क्लासेस। हाँ, हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, और उसमें जो है क्या है कि हमारा फोकस क्या है, हाँ, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति कब मिलता है, जब हम एपीओ बन जाएंगे, जे बन जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, गजेस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे, तब। नेट जेआरएफ तो एक बस रोजी रोटी का सहारा है, कि चलो भाई नेट नेट हो गए तो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने चले जाएंगे, 15 20 25 30 हज़ार जैसी कॉलेज है, उसके अनुसार रोजी रोटी के लिए मिल जाएगा, रोजी रोटी चलेगी हमारी, बस इतना ही है। हम भी जेआरएफ है, नेता है, 2 बार जेआरएफ है, नेता है, क्या है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं ना। लेकिन वो अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष होता है हिंदू धर्म में यस सर, सर जन्म मरण। हिस्ट्री। हाँ, जन्म मरण सर से आप छुटकारा पढ़ा पाना। दीजिए हिस्ट्री वगैरह। हाँ, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, जियोग्राफी भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे। इंटर तक मैंने साइंस पढ़ा है, बिहार में साइंस बहुत मायने रखता है। आधा घंटा ही पढ़ेंगे, सर लेकिन वैकेंसी कब तक आ सकती है? वैकेंसी देखिए, मैंने तो आरटीआई डाला था, मेरा आरटीआई वायरल भी हुआ था 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 5 महीने पहले मेरा आरटीआई बहुत वायरल हुआ था यूपी में, जुडिशरी को लेकर, एपीयू को लेकर। उसमें जी बोला सर, गया, मैंने देखा था। हाँ, आलोक कुमार चौरसिया के नाम से वायरल हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था। उतना आरटीआई तो मेरा कभी वायरल नहीं हुआ जितना ये वायरल हुआ था, हर यूट्यूब चैनल पे, हर ग्रुप में जब मैं डाला था तो उसमें यही बताया था कि अधियाचन मिल चुका है, और अभी तक जो है वैकेंसी बोला कि आप वेबसाइट देखते रहिए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। लेकिन ये है कि जब भी वैकेंसी आएगी सुपर फास्ट से आएगी, टाइम नहीं देगा। राजस्थान जुडिशरी देख लीजिए, जून में पेपर हुए, 23 जून को प्री हुए थे, 23 जून को, और अभी देखिए 4 दिन पहले रिजल्ट फाइनल आ गया, आया था, 4-5 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए। जी सर। मतलब जून से लेके अक्टूबर में ही रिजल्ट दे दिया था, अभी नवंबर चल रहा है ना, अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट दे दिया था। इसी तरह यूपी भी बहुत जल्दी, 1 साल में विज्ञापन आने से सिलेक्शन तक मैक्सिमम 9 से 10 महीना। मेहनत करिए, जज बनिए, एपीयू बनिए, ये तो रोजी रोटी के लिए यस सर, तो आप हिस्ट्री की क्लासेस भी आधे घंटे लगा दिया करो। अभी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 20 के बाद, 20 नवंबर के बाद ओके सर। सर बट आप इस चीज को ध्यान देना, आप लगा देना क्लासेस। लगा देंगे। और हमारे क्लास में ऐसे ही होता है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम पूछेंगे, जो पूछा जा सकता है आपको बताना है, याद भी रखना है। जैसे कि अभी एक लड़की थी, 2 दिन
एक दिन क्लास ज्वाइन की थी, 1-2 दिन। उससे कॉल पे बात हुई तो बोल रही थी कि हम हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने कहा कि हिस्ट्री जब कंप्लीट हो गया, मैं घटना चक्र से कंप्लीट कर ली हूँ, नाम तो नहीं लेंगे हम यहाँ पे, तो कंप्लीट कर लिए हैं, तो बताइए कि हिस्ट्री को फादर किसको बताता है। उन्होंने इसका आंसर गलत बताया। मैंने कहा मैं भी पढ़ा हूँ हिस्ट्री, लेकिन इतना नहीं है कि आप जो बोल रही हो सही है। हमने कहा आप जो आंसर बताई हैं वो गलत है, इसके फादर ए हैं। उन्होंने फिर रिसर्च किया, अपना घटना चक्र भेजा। हमने कहा सर आप सही थे, मैं गलत थी, मैं गलत याद कर ली थी, क्योंकि पूरा घटना चक्र उनका किताब रंगा हुआ था, लेकिन वास्तव में याद नहीं था, भूल गए। यहाँ पे क्या होता है, हम पूछेंगे और एक बार जो आप बताते हैं उसको याद रखते हैं। डिस्कशन से ही होता है। जैसे कि मैं उसको बताता हूँ, अभी मैं जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको 2 मिनट में करा के फिर खत्म करूंगा क्लास, वैसे भी ओवर हो गया है। जैसे कि हिस्ट्री जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि 7 जो है एरिया के हिसाब से बड़े देश कंट्री की पूछता है। सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया में पूरे वर्ल्ड में, बताओगी अंकिता? सर रूस। रूस। दूसरे नंबर पे कौन है अंजलि? मैं एक टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स से आप पूरे जीवन नहीं भूलोगे, ये जन्म में कभी भूलोगे ही नहीं। दूसरा सर कनाडा। कनाडा, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा कौन है? 7 बताना है आपको। तीसरा कौन है? अमेरिका। गलत, यही हो गया ना गलत। मैं जो टिप्स बता रहा हूँ उस टिप्स को आप लोग नोट कर लीजिए, पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा टिप्स को। नोट करें आप लोग, 7 देशों का नाम कभी भी नहीं यस सर भूलेगा। बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि चाइना जो है हमेशा जो है अपने जो इंडिया की बाउंड्री है उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो हम एक इस ट्रिक्स के द्वारा हम चाइना को एक चेतावनी देंगे कि हमारे बाउंड्री पे आप आओ। तो इस चेतावनी देखो हम कैसे दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। रुक चीन अब आ भारत। रुक, नोट कीजिए आप लोग, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक में से 2 कंट्री हो जाता है। रूस से क्या होता है? रसिया, रूस रूस होता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? रूस के पास है। अंजलि, सोनल, अंकिता, विमल, फार्मूला मेरा याद जी करो सर। आप लोग। यस सर यस सर। हाँ, कौ से क्या हुआ? आपकी अंकिता ने बताया था ना, रूस, कनाडा। कनाडा, चीन। हाँ हाँ, तो तीसरा नंबर कनाडा। हाँ, तीसरा नंबर कंट्री कौन सी है? दूसरा नंबर चीन। कनाडा हो गया, तीसरा नंबर कौन सी है? चीन। ठीक, 3 तक क्या हो गया? चीन। रुक चीन अब आ भारत। और से क्या होता है? और से किस कंट्री का नाम होता है जो बड़ा कंट्री है? अमेरिका। अमेरिका। चौथा कौन सा कंट्री हो गया? तीसरा चीन हो गया, चौथा कौन सा हो गया? अमेरिका। अब ब्राजील। ब्राजील। अमेरिका के बाद से बड़ी कंट्री कौन है? ब्राजील। अब ब्राजील के बाद से कौन बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल में? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 7वें नंबर पे भारत है। मेरा फार्मूला क्या है? रुक चीन, भारत। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन, बहुत बाउंड्री कब्जा कर रहे हो ना हमारे, आते आओ अब भारत। रुक चीन अब आ भारत। सोनल याद रहेगा? हाँ सर, हमेशा याद रहेगा आपको। बताओ फिर देखें, हम तुरंत सर आउटपुट चाहते रूस, हैं। कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखिए कैसे भी 7 देशों के नाम आप सीरियल से याद रख लिए, पूरी जिंदगी नहीं जी भूलेगा। सर। वैसे रट्टा मारते थक जाते नहीं याद होता, लेकिन इस फार्मूला से अंजलि बताओ ऐसे आता है। क्षेत्रफल के नाम 7 देशों के नाम लिखिए। जी सर, तो याद रहेगा हमेशा। फार्मूला बता दो। रुक चीन अब आ भारत। याद रहेगा मेरा फार्मूला? जी सर। कैसा लगा फार्मूला सुन के? सब एकदम बढ़िया, फैंटास्टिक। एकदम थैंक यू सो मच सर। इजी भी है, ठीक है, इजी भी है। और ऐसे आपको हर चीज याद रखना है। ऐसे में एविडेंस में भी फार्मूला, ऐसे भी तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के फार्मूला से याद कराया आपको। वो क्या नाम, डीपीएसपी हुआ, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, ये सब कुछ याद कराया कि नहीं कराया? सरला। सरला भी याद कराया, फिर मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद कराया। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। देश की रक्षा करना किस में है हमारा मूल कर्तव्य? बताओ अंजलि। जी। 50 में है। मैं डिफेंस डिफेंड। डी।
डी में है, ठीक है। डी में डिफेंड, तो मैं सब कुछ बताया था, अगर मेरे फार्मूला से अगर आप याद करोगे तो भूलेगा नहीं कभी। वैसे तो इतना चीज है, लेकिन अब ये सब स्पेशल फार्मूले हैं। जैसे एक टिक बनाया गया कि डिफेंड, डी से डिफेंड हो गया। जैसे मॉर्गेज है ना, इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज किस सेक्शन में है बताओ? 58E। 58 का ई, ये भी एक फार्मूला है। ई से इंग्लिश होता है, ई से ई में क्या है, ठीक है। तो क्लास अब खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। जी थैंक यू सर। कैसा लगा क्लास, कैसा थैंक लगता यू है? सर। सर नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्ते नमस्ते, अच्छा था, बहुत सही। ठीक है।